हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ फ्रिक्शन के कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के लिए आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम केवल स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, किसके स्टैटिक फ्रिक्शन पे पूरा डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा दे चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा इससे पहले का फ्रिक्शन 1 देखना मत भूलें, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमको सबसे पहले देखना है पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ अ रोलर। मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको समझना चाहिए कि किसी रोलर को पुल करना या पुश करना कौन सी चीज ज्यादा इजी है। अरे भाई सीधी सी बात है, आपको तो पता है क्या इजी होता है, पुल करना या पुश करना। अरे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, हमको तो बस इतना पता है कि अगर किसी बॉडी को खींचना आसान हो जाए, मीन्स हम कम फोर्स लगा के खींच लें तो हम कहेंगे भाई ये काम आसान है, इजी है। और अगर किसी को खींचने में ज्यादा ताकत लगानी पड़े तो हम कहेंगे भाई ये काम टफ है, ठीक है। तो हमको देखना है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आज इस पे हम डिस्कस करें कैसे। भाई हम प्रूव कर देंगे कि पुल करने में फोर्स कम लगता है जबकि पुश करने में फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है, ये मैंने एक रोलर बना दिया। आप कहेंगे रोलर कैसे, डिस्क शेप लग रहा। अरे भाई रोलर इसके अंदर पूरा धसा हुआ, ये उसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैंने सपोज किया कि दो ऐसे रोलर दिए गए, ठीक है। दोनों के मास क्या है, सेम, दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से। या ये कहो एक ही रोलर को पहले हमने पुल किया फिर मैंने उसको पुश किया। हमने कहा शेप सेम कर दें वरना आप सोचेंगे कि छोटे बड़े हैं। बच्चों होता क्या है, हम ये देखेंगे कि जिस प्रोसेस में पुल में या पुश में फोर्स लीस्ट लगेगा, कम लगाना पड़ेगा, वो प्रोसेस इजियर होगा, ठीक है। बच्चों हम इसमें पुलिंग करते हैं, क्या करते हैं, पुलिंग, ठीक है। इधर है पुलिंग, नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमें इस जगह का भी यूज करना है, पुलिंग, ठीक। इसमें हम करेंगे पुशिंग। अच्छा ठीक है, पुल करने का मतलब समझते हो भाई, कोई फोर्स इस पे लगा के इसको हम क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ये पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे किसी, और पुश करना धक्का देंगे ऐसे। पुश करने के लिए हम इस पे फोर्स कुछ इस तरह से लगाएंगे। हम सपोज करते हैं सेंटर पे ही फोर्स लगा रहे हैं, इधर ये फोर्स मैंने लगा दिया। ये क्या है, ये पुशिंग, ठीक है। आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं। बच्चों हम सपोज कर लेते हैं ये दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया, ठीक है। मैं ये चेक करूंगा जिस सिचुएशन में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो हमको उसको चलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो काम हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। मींस हमको देखना है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसमें कम लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल। बच्चों इसका वेट mg कहां जाएगा, नीचे की तरफ। क्यों, वेट mg तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। अच्छा बहुत बढ़िया। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर। ये यहां भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। स्टूडेंट्स अब हमको देखना चाहिए
हमने जब ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, ठीक है, जब ये फ्रिक्शन फोर्स लगाया है तो क्या इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बच्चे भी कर लेंगे, है ना। अच्छा, कौन कौन से? हमको पता है जो एंगल से जुड़ता है उसमें क्या बनता है, कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा और एक ये बन गया एफ साइन थीटा, ठीक है। जबकि इसमें अगर आप बनाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, एक कंपोनेंट इधर क्या, एफ कॉस थीटा, और इसमें एक नीचे की तरफ आएगा कंपोनेंट, वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। बच्चों आपको समझना है किसमें फोर्स कम लग रहा फ्रिक्शन का या ज्यादा लग रहा है। देखिए पहले इस पे चर्चा करते हैं। एफ इधर तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब आप सोचिए इस रोलर को चलाने की कोशिश कौन करेगा, इसको चलाने की कोशिश करेगा एफ कॉस थीटा। तो इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, पीछे लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये आगे चलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा। हमने सपोज किया ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा बच्चों आप ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है, अगर मैं बेसिक बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये मास रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है बच्चों, n प्लस एफ साइन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा mg के। क्यों? ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। यहां से पता चला कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। n की वैल्यू क्या आ गई, mg माइनस एफ साइन थीटा। सो फ्रिक्शन फोर्स, इस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस एन की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। अच्छा बहुत अच्छी बात है, इस सिचुएशन का मैंने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। अब मैं यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो मैंने सेम ली। अब फ्रिक्शन देखना है किसमें कम लगेगा, वो इजी हो जाएगा। भाई पुशिंग में अगर आप बात करें, आपने इसको डिवाइड किया एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, तो क्या आपको पता चल रहा है इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? अरे भाई ब्लॉक चलना चाहेगा, ये रोलर चलना चाहेगा आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके पीछे। इसका मतलब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs, वो कहां लगेगा, बैक साइड लगेगा। बच्चों इसमें अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड। अपवर्ड में कितना लग रहा, ओनली n, और इज इक्वल टू डाउनवर्ड में कितना लग रहा, अरे डाउनवर्ड में तो ये भी लग रहा ये भी लग रहा, मींस एफ साइन थीटा प्लस mg। सो फ्रिक्शन फोर्स, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में लगेगा म्यू एस इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वैल्यू में पुट कर देता हूं, म्यू एस और इंटू एन, एन की वैल्यू एफ साइन थीटा प्लस mg। ओहो, आपको देख के लग गया होगा किस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। अरे इसमें देखो mg माइनस एफ साइन थीटा, इसमें क्या है mg प्लस एफ साइन थीटा। इट मींस फ्रिक्शन इन पुलिंग इज लेस देन फ्रिक्शन इन पुशिंग। पुशिंग में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। सो वी कैन से दैट पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग।
हम कह सकते हैं कि जो पुलिंग है वो पुशिंग से ज्यादा इजियर है। अच्छा, वेरी गुड, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। बच्चों अब हमको यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स आज ट्राई करने हैं। ठीक है, किस पर न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लिख सकते हैं, इसको हेडिंग भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक ये प्लेन है, एक ये पुली लगी हुई है, एक यहां पे ब्लॉक रखा है, इसका मास 10 किलोग्राम है। ठीक है, इससे एक हमने स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक हैंग कर दिया, इसका मास 5 किलोग्राम है। यहां पे फर्श और ब्लॉक का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। ठीक है, कितना है बच्चों? 0.2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम मास, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम मास रिक्वायर्ड, ये m निकालना है, such that the given arrangement is in rest। हमको चाहिए कि ये रेस्ट में रहे, मीन्स ये नीचे ले जाना चाहेगा लेकिन ये जाए ना, इसके लिए मिनिमम m की वैल्यू पूछी गई। अच्छा, अब हमको ये समझना चाहिए ये रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पे डिस्कस होना है। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो सारे फोर्सेस बना लेने चाहिए। आपको पता है अगर ये 5 kg है तो इसका वेट mg, mg का मतलब 5g, मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यहां पे बच्चों टेंशन किधर लगेगा? टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में इनसाइड लगता है हमेशा, यहां पे भी दोनों में टेंशन क्या लगेगा? इनसाइड लगेगा। अच्छा बच्चों, ये टेंशन इस ब्लॉक को आगे ले जाना चाहेगा, लेकिन इस ब्लॉक को रुकना है, जाने नहीं देना। सीधी सी बात है, तो यहां पे कोई ऐसा फोर्स लगेगा जो इसको कैंसिल करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, Fs। वो क्या लगने वाला है बच्चों? Fs। अच्छा, अब इसका भी तो वेट हम बना सकते हैं भाई। इसका वेट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। जो भी ये मास है कैपिटल M प्लस 10 इंटू जी, ये कंबाइंड वेट हो गया दोनों का। ये दोनों का क्या हो गया? कंबाइंड वेट हो गया। अच्छा भाई, mg होता है तो m कितना हो गया? देखो 10 इसका और m इसका, हमने एक साथ देख लिया उनको, मान लिया ये उसका ग्रेविटेशन सेंटर है, तो mg नीचे आ गया। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन तो सर ऑलवेज अपवर्ड होता है। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ये बन गया। ठीक है बच्चों, आपको समझना चाहिए कि जब ये रेस्ट में है पूरा सिस्टम, तो पहले ब्लॉक फर्स्ट को देखिए, ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरे हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट ब्लॉक पहले ब्लॉक को ध्यान से देखिए। जब ये रेस्ट में है मींस कोई मोशन नहीं हो रहा, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स दोनों सेम होंगे। मींस वी कैन से दैट डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स विल बी सेम। डाउनवर्ड फोर्स कितना है बच्चों? 5g। अपवर्ड फोर्स कितना है? t। ये दोनों क्या होंगे? सेम। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों और ध्यान से देखिए, इसमें जब पूरा सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे
जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है वो सेम होगा। यहां लिख देते हैं फॉर ब्लॉक 2, दूसरे ब्लॉक के लिए एन कितना है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है m प्लस 10 इंटू जी। ठीक है बच्चों, अब हमको ये m की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, मींस अगर इस m की ये क्या है, ये ऐसी वैल्यू है जिसके लिए रेस्ट में है। अगर उससे थोड़ा भी m को हमने कम कर दिया तो ये क्या होने लगेगा, मोशन में हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम m की वैल्यू क्या हो कि ये मोशन ना स्टार्ट करे। इसका मतलब इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ये किसके बराबर होगा, इधर वाले फोर्स के बराबर, क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो मैंने समझाया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। मींस Fs इज इक्वल टू T, क्योंकि T खींच रहा और Fs उसको रोक रहा। बच्चों, फॉर मिनिमम मास Fs विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs को हम क्या लिख सकते हैं, अरे भाई Fs बराबर म्यू एस इंटू एन। ठीक है, या म्यू इंटू एन, यहां म्यू दिया गया तो म्यू यूज कर लेते हैं। म्यू इंटू एन इज इक्वल टू टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली से टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरी से एन की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो क्या आने वाला है, म्यू इंटू एन, एम प्लस 10g इज इक्वल टू 5g, g से g कैंसिल, म्यू की वैल्यू 0.2। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो दिया गया था 0.2। m प्लस 10 इज इक्वल टू 5, m प्लस 10 इज इक्वल टू 5 अपान 0.2, ये इधर गया डिवाइड हो गया, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, कट करेंगे 25, m इज इक्वल टू 25 माइनस 10 यानी कि 15 किलोग्राम। इट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन रेस्ट। इससे छोटी अगर आपने वैल्यू पुट कर दी तो पूरा ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारी पहली बात हो। अब इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है बच्चों, सही क्वेश्चन था, अच्छा लगा, वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बच्चों, बस डायग्राम थोड़ा मिक्स होने लगता है। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे बताए गए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको फिजिक्स में खेल नजर आएगा। आप कहेंगे खेलेंगे आज हम फिजिक्स में, क्वेश्चन नहीं लगाना, खेलना। और न्यूमेरिकल्स आपकी माइंड की स्किल को बहुत स्ट्रांग कर देता है, इसीलिए आप न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइए। केवल थ्योरी पढ़ के पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशन में बहुत दिक्कत उठाते हैं, इसीलिए हमको न्यूमेरिकल्स ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, देयर इज ए चेन ऑफ लेंथ L। एक चेन दिया है जिसकी लेंथ क्या है, L। ठीक है, इट इज प्लेस्ड एट ए टेबल। ये कहां पे, एक टेबल पे रखी हुई है। उन्होंने कहा कि नाउ वी हैंग दिस चेन। ठीक है, हम इस चेन को हैंग कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द टेबल स्लोली। हम धीरे धीरे इस चेन को क्या करते हैं, हैंग करते हैं। इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड चेन इज म्यू, तो म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट
किसका? बिटवीन चेन एंड म्यू, बिटवीन चेन एंड टेबल। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम लेंथ। क्या हमको फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम लेंथ। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी हैंग्ड, जो नीचे लटकाई जा सकती है, एंड द पोर्शन ऑन द टेबल रिमेन्स इन रेस्ट, और जो पोर्शन है टेबल पर वो क्या रहे? रेस्ट में रहे। भाई आपको पता है, अगर आप इसको मान लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, आप इसको मान लीजिए कि एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है, ऐसे समझो यूनिफॉर्म है, ऐसा सपोज कर लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है, एक टेबल पे ऐसे पड़ी हुई है, तो आपको पता है अगर थोड़ा सा देखो लटकाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा लटकाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा लटकाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा और बढ़ाया कोई दिक्कत नहीं, बट एक लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और किया तो ये क्या होगी? स्लिप कर जाएगी, पूरी ये नीचे गिर जाएगी। तो हमको बताना है कि हम कितनी मैक्सिमम लेंथ को नीचे लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, कि बचा हुआ जो पोर्शन है टेबल पे ये रेस्ट में बना रहे। क्योंकि मैक्सिमम इसलिए बोल रहा हूं कि अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हैंग किया तो पूरा नीचे। अच्छा बच्चों, हम मान लेते हैं कि हमने x लेंथ नीचे हैंग कर दिया, तो ऊपर लेंथ कितनी बची होगी? ये वाली लेंथ L-x बची होगी ना, ये जो लेंथ है ये क्या बची होगी? L-x। क्यों भाई बची होगी? हाँ ठीक है। हम मान लेते हैं मास ऑफ, ये लेट कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्टेड। लेट मास ऑफ यूनिट लेंथ इज इक्वल टू m। सपोज कर लिया चेन के यूनिट लेंथ का मास m है, सो मास ऑफ x लेंथ, ये x लेंथ का मास कितना हो जाएगा भाई? यूनिट लेंथ का मतलब, लेंथ का मतलब समझो जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का m, तो 2 सेंटीमीटर का 2m, 3 सेंटीमीटर का 3m, तो x सेंटीमीटर का xm। एंड मास ऑफ L माइनस x लेंथ, उसका क्या बनेगा? L माइनस x m होगा। बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, पहले तो आप इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को निकालिए। भाई आपको पता है ये यूनिफॉर्म चेन है, इसका सेंटर यहां बीच में होगा, तो इसका वेट mg, तो इसको नीचे लाना चाहेगा, तो इसका वेट कितना लगेगा? x mg। क्यों? मास इंटू ग्रेविटी mg, तो यहां मास कितना है बच्चों? xm है, तो x mg। L माइनस x में जो मास लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा, वो कितना लगेगा? वो लगेगा L माइनस x mg। वो कितना लगा? L माइनस x mg। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगने वाला है? तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट मींस n कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पे ये फोर्स चाह रहा था इसको नीचे खींचना, तो इसको रोकेगा कौन? अरे भाई एक ही फोर्स रोक रहा है, वो कौन है? फ्रिक्शन फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? पीछे लगेगा, पूरी चेन पे लगेगा और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चेन मोशन में तो है नहीं,
इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. सो वी कैन से N इज इक्वल टू L माइनस एक्स mg. ये तो पहली क्वेश्चन बन गई. अच्छा, वेरी गुड. और सोचते हैं थोड़ा सा. बच्चों नीचे कौन लाना चाह रहा? xmg. रोकना कौन चाह रहा? फ्रिक्शन फोर्स. ये मोशन में नहीं है, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि Fs की वैल्यू xmg के बराबर है. कैसे है? क्योंकि xmg को Fs ने कैंसिल कर दिया, तभी तो मोशन नहीं हुआ, वरना मोशन हो जाता, नीचे चली जाती चेन. अच्छा, अब वी नो दैट, हम तो भाई ये जानते ही हैं. क्या जानते हैं सर? अरे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg के बराबर होता है. यहां म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दे रखा है. वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं. क्या आएगा? Fs की जगह म्यू इंटू Fs की जगह xmg. देखिए Fs की जगह xmg फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पुट की जा रही है बच्चों. अच्छा, म्यू इंटू एन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन. तो म्यू mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एन. एन की वैल्यू कितनी आ गई भैया? L माइनस एक्स इंटू एम जी. बच्चों mg से mg कैंसिल. x इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स. दिस इंडिकेट, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लिखना चाहूं तो x को क्या लिख सकता हूं? म्यू एल अपान 1 प्लस म्यू. तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? म्यू एल अपान एक्स प्लस म्यू. क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्या आपको समझ में आ गया? कितना सिंपल था. क्या करना था? यूनिट लेंथ का मास मान लेना था, उसके बाद दोनों लेंथ का मास और सारे वेट लगा के फ्रिक्शन फोर्स को वेट से कैंसिल कर देना था, जो हैंगिंग पार्ट था. सिंपल. स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे उठाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है. अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो एक क्वेश्चन है, जैसे एक सपोज कर लो, एक कह रहे हैं कि एक बेल्ट है ऐसे और दो पुली पे ऐसे बंधी हुई है. ये क्या है? बेल्ट. बेल्ट देखा ना? पट्टा. अरे नहीं देखा? कभी चक्की पे नहीं गए? आटे वाली चक्की पे, वहां पे ऐसी बेल्ट लगी होती है, घुमाती है स्टोन्स को, जिससे हमारा गेहूं पीस के आटा बन जाता है. ये सब बातें. बच्चों, ये यहां पे एक कोई मैन स्टैंडिंग है, ठीक है. मास ऑफ मैन 65 kg. कितना दिया है? 65 kg. एंड एक्सेलरेशन ऑफ बेल्ट, ये गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन, इसको बच्चों लिखते किससे हैं? ए से. ठीक है. तो कह रहे हैं कि पहला बता रहे हैं, और हां, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी गिवन है. ये आपको दे दिया गया म्यू. कितना दे दिया गया बच्चों?
ये दे दिया गया 0.2 ले लेते हैं, 0.2। ठीक है बच्चों, अच्छा बहुत अच्छी बात है। 0.1 लेते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड, क्या फाइंड करना है? नेट फोर्स ऑन द मैन, नेट फोर्स ऑन द मैन, पहला। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अप टू विच द मैन रिमेन्स सेफ। सेफ रहने वाला समझते हो कि वो गिरे ना भाई साहब। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे चर्चा करते हैं। बच्चों सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन हमको पता चल गया। आपको पता है कि जैसे आप खड़े हैं किसी बेल्ट पे, बेल्ट चलने लगे तो आप तो पीछे की तरफ गिरना चाहते हैं, आप पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है ना बच्चों, ma फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ाया था, इनर्शिया बताया था ना, तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनर्शिया हो रहा है। इट मीन्स ma कहां लगेगा बच्चों? पीछे की तरफ। अच्छा, इसका वेट mg किधर लगेगा बच्चों? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है इसका मास तो 65 है। इट मीन्स यहां पे मैं 65g लिख सकता हूं, इस पे मैं 65 इंटू ए लिख सकता हूं। बच्चों जब ये इधर फोर्स लग रहा है तो ये पर्सन तो पीछे जाना चाहेगा, बट यहां पे जो बेल्ट और मैन के फीट का जो यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, वो फ्रिक्शन इसको गिरने नहीं देगा। अगर बहुत तेजी से बेल्ट अचानक हो जाए तो ये पीछे गिर जाएगा। होता है ना, अचानक आप किसी बस में खड़े हो, अचानक बस बहुत तेजी से आगे बढ़ा देते हो तो पीछे गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमको फ्रिक्शन नहीं मिल पाता उतना जितना हमारे फीट को रिक्वायरमेंट। तो बच्चों चूंकि ये रेस्ट में है पूरा पोर्शन, इसका मतलब पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इस पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, मीन्स n इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1, m क्या? 65g। ठीक है, और ये तो रेस्ट में ना, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, फिर राइट का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स, तो राइट में फोर्स Fs इज इक्वल टू 65a होगा ना, क्योंकि ये किस में है? रेस्ट में है। अच्छा भाई ऐसा है, n कितना आ गया? n आ गया आपके पास, n कितना आ गया? 65 इंटू 10, 650 न्यूटन। ठीक है, आप यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जरूर कैलकुलेट कीजिए। उससे क्या होगा? अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ये लग जाएगा तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा, ये हमको क्लियर हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाला तो कितना निकलेगा? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.1। एन कितना है? 650 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो कितना आया बच्चों? 65 न्यूटन। एन कितना आ गया? 65 न्यूटन। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। और उस पर्सन पे लगने वाला फोर्स कितना है वो भी आपके पास देखिए, Fs भी कितना है? 65 इंटू ए की वैल्यू 1 मीन्स 65 न्यूटन। इससे ये पता चला कि इस समय जो पर्सन पे फोर्स है वो कौन सा है? वो आपका
स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। मीन्स अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा तो ये पर्सन पीछे की तरफ क्या होगा, गिर जाएगा। इसका मतलब एक तो आंसर मेरे पास ये आ गया कि इस समय फ्रिक्शन कितना काम करेगा, 65 न्यूटन। ठीक है, ये यहां से निकाल दिया। दूसरा हमको ये मिल गया कि ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग के क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा गया था ना कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि जब वो ना गिरे। भाई मैक्सिमम ही तो फोर्स लग रहा, अगर थोड़ा भी एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये पर्सन पीछे गिर जाएगा। इट मींस ए मैक्सिमम भी आंसर सेम आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप्ड कोई रूम है ऐसा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप्ड, हैविंग रेडियस 3 मीटर। इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, 3 मीटर। एंड मैन इज स्टैंडिंग इन द सिलेंडर इन सच वे, एक मैन है जो इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कहीं खड़ा है कि वो वॉल से बिल्कुल टच करता हुआ खड़ा है। तो बच्चों वो क्या है, वॉल से टच हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा मिनिमम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फॉर विच the man will be in the contact of cylindrical wall, जिसके लिए मैन कहां रहेगा, सिलेंड्रिकल वॉल के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, while the फर्श इज रिमूविंग, जब हम फर्श को हटा देंगे ना भाई साहब, तब भी ये ऐसे ही लटके रहेंगे। मतलब एक आदमी ऐसे खड़ा है सिलेंड्रिकल वॉल में और इसको रोटेट कर दिया गया, कितनी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और रोटेशन इतनी तेज दे दिया गया कि अगर वॉल ये फ्लोर हटा भी दिया जाए, फर्श हटा दी जाए, तब भी वो ऐसे ही खड़ा रहे, चिपका रहे वॉल से। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अगर रोटेशन ना होता तब तो फ्लोर के हटाते भाई साहब नीचे, बट रोटेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल है, वही हमको निकालना है। जबकि उन्होंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया है मैन और वॉल का 0.15 और मास ऑफ मैन दे दिया है 70 kg। अच्छा, इस मैन का मास भी हमसे थोड़ा ही कम है। बच्चों क्या करेंगे, तो हमको यह समझना पड़ेगा कि जब ये हैंगिंग सिचुएशन में हो जाएगा ऐसे, मींस ये हमने क्या किया, फ्लोर रिमूव कर दिया, और फिर भी अगर ये ऐसे बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको रोके हुए है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा किससे, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से मिलेगा। किससे मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। वेट इसका mg कहां लगेगा, नीचे लगेगा। इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा बच्चों, इधर लगेगा। अब आपको पता है कि चूंकि ये इस पर रेस्ट में है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये Fs जो है आपका mg के इक्वल होना चाहिए। और Fs कितना है, म्यू इंटू n, ये किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। और n किसके इक्वल है, हमने अभी बताया n प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स n की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर लिखी जा सकती है। वैल्यू n की यहां पे पुट कर दीजिए, तो म्यू इंटू mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ये इससे क्या हो गया,
कैंसिल, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, जी अपान म्यू आर का अंडर रूट। ये मैक्स मिनिमम है, अगर इससे कम हुआ ओमेगा तो भाई साहब फिनिश। ठीक है, अब क्या आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू जी कितना है बच्चों, 10 पुट कर लेते हैं, म्यू 0.15 इंटू आर कितना दिया बच्चों, 3 मीटर। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ेंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 200, नीचे कितना बचेगा 3 टाइम्स। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू बचा 200/9। ठीक है, अब तो सॉल्व कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे बस। ओके, आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के आज न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए। और बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होना चाहिए।